नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, शिक्षक भर्ती 2022 के लिए मनोविज्ञान का पेपर नंबर 72 72वां टेस्ट लेकर आया हूं। टोटल 100 टेस्टों की ये सीरीज आपके चल रही है, तो बहुत ही क्वालिटी वाली चीज़ें आपको यहाँ पर इस टेस्ट में देखने को मिलेगी। साथियों, पहला प्रश्न देखेंगे लेवल 2 के लिए और लेवल 1 के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। साथ ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। साथियों, तो यदि आप इनमें से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ही अटेंड करके जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 1 है, अमेरिका में मनोविज्ञान की नींव रखी किसने रखी? कर्ट लेविन ने रखी, विलियम जेम्स ने, टर्मन ने और C.H. जर्ड ने। तो किसके द्वारा अमेरिका में मनोविज्ञान की नींव रखी गई थी? साथियों, प्रश्न संख्या 1 में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 2, विलियम जेम्स के द्वारा अमेरिका में मनोविज्ञान की नींव रखी गई थी। सेकंड विकल्प ही आपके पहले प्रश्न में सही है। नेक्स्ट ही प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेंगे। आपके प्रश्न नंबर 2 है, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? J.B. वाटसन ने दी है, कोलसेनिक ने दी है, जेम्स ड्रेवर लिखा था, जेम्स ड्रेवर ने दी है या क्रो ने दी है? तो बताओ प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? मनोविज्ञान के संबंध में ये जो परिभाषा दी गई है साथियों कि मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। ये क्रो ने कहा है। किसने कहा है? क्रो ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ फोर्थ विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 2 में। तो चलिए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम शाखा है। नैदानिक मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, चिकित्सा मनोविज्ञान है या असामान्य मनोविज्ञान है? तो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम शाखा की बात की जा रही है। साथियों, प्रश्न संख्या 3 में जो आपके सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 1, मनोविज्ञान की सबसे प्राचीनतम शाखा कौन सी है? नैदानिक मनोविज्ञान है। प्रथम विकल्प आपके तीसरे प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देखेंगे। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन के विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? नॉर्मन ए क्राउडर को, स्मिथ एवं मुर्रे को, सुसन मार्कले को और N.S. मापी को? तो साथियों, प्रश्न नंबर 4 में शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि का जो जनक है वो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई विकास का श्रेय किसे दिया जाता है या फिर इसके जनक कौन है? तो साथियों, रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि जो है इसके जनक तो कौन है? B.F. स्किनर। और जो शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन विधि है इसके जनक है नॉर्मन ए क्राउडर। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पांचवा प्रश्न देख लेंगे। सृजनात्मक बालक की विशेषता है, संवेदनशील होते हैं, परिहास प्रिय होते हैं, जिज्ञासु होते हैं और यह सभी होता है। तो प्रश्न संख्या 5 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? साथियों, 5वें प्रश्न की अगर हम बात करें तो सृजनात्मक बालक का अर्थ किससे लिया जाता है? वह बालक जो नवीन क्रियाएं करता हो, मतलब कोई सा भी जो कार्य है, कोई सी भी उसके सामने जो समस्या आती है तो उसका समाधान नवीन तरीके से करता है और नए नए आविष्कार उसके एक तरह से शौक रहते हैं। तो साथियों, वो कहलाता है सृजनात्मक बालक, जो कैसा चिंतन करे? मौलिक चिंतन करे, आविष्कारशील हो। साथियों, तो वो परिहास प्रिय होते हैं। ये विकल्प गलत है। चौथा भी गलत है। राइट आंसर है जिज्ञासु होता है। कैसा होता है? जिज्ञासु, मतलब उसको हर बार नई नई चीजें जानने की इच्छा होती है। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। आपके छठा प्रश्न है, सृजनात्मक व्यक्ति में होती है तत्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, समस्या की व्याख्या की साधारण क्षमता, दूसरों के विचारों को यथारूप में मानने की प्रवृत्ति और इनमें से सभी। तो प्रश्न संख्या 6 में कौन सा विकल्प आपका सही है? जो व्यक्ति सृजनात्मक होता है उनमें इनमें से कौन सी विशेषता होगी? तो साथियों, प्रश्न संख्या 6 में यदि आप चौथे विकल्प पे जा रहे हो तो आपका आंसर गलत है। क्यों है? क्योंकि वह दूसरों के विचारों को यथारूप में मानता नहीं है। उसमें दूसरों के विचारों को यथारूप में मानने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, बल्कि वह दूसरों के विचारों को नहीं मानकर
खुद के ही विचार स्थापित करता है, अतः तीसरा विकल्प गलत है। समस्या की व्याख्या की साधारण क्षमता नहीं, बल्कि समस्या की व्याख्या की असाधारण क्षमता उसमें पाई जाती है। कैसी क्षमता? असाधारण क्षमता पाई जाती है। तो ये भी आपके गलत आंसर हो गया। अर्थात आपके प्रश्न संख्या 6 में जो सही उत्तर है वो रहेगा, तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता सृजनात्मक व्यक्ति में होती है। प्रथम विकल्प छठे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 7वां प्रश्न है, सृजनात्मकता को किस रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता? मौलिकता के रूप में, नवीनता के रूप में, बुद्धि के रूप में और असाधारणता के रूप में। तो जिस रूप में सृजनात्मकता को परिभाषित नहीं किया जा सकता है वो रूप बताइए प्रश्न संख्या 7 में। साथियों, यहाँ पर सृजनात्मकता में मौलिकता होती है, नवीनता होती है, असाधारणता होती है, लेकिन बुद्धि शब्द का सीधा संबंध सृजनात्मकता से नहीं लिया जाता है। अतः आपके प्रश्न संख्या 7 में तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 8वां प्रश्न, किस सिद्धांत का आधार फ्रायड व जुंग की धारणाएं हैं? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, साहचर्यवाद का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और अस्तित्ववाद का सिद्धांत। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 में सही उत्तर है? साथियों, वह सिद्धांत कौन सा है जिसकी धारणाएं फ्रायड व जुंग की है? तो प्रश्न संख्या 8 में जो सही उत्तर है आपके विकल्प नंबर 1 है। मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया है? सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया है और कार्ल जुंग इनके शिष्य थे। किनके शिष्य थे? सिगमंड फ्रायड के शिष्य थे साथियों। अतः मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत यहाँ पर आपके प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। पूरे 30 प्रश्नों को करने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना कि 30 में से आपका स्कोर कितना रहा साथियों। तो चलिए 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 9, क्रियात्मक अनुसंधान का शिक्षा में प्रयोग का श्रेय जाता है? स्टीफेन एम कोरे को जाता है, B.F. स्किनर को जाता है, क्रॉफोर्ड को जाता है और जॉन ड्यूई को जाता है। तो प्रश्न संख्या 9 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है? साथियों, क्रियात्मक अनुसंधान जो कि विद्यालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्यालय से संबंधित है और इसमें विद्यालय की जो समस्याएं होती है उनको दूर करने का कार्य किया जाता है। किसमें? क्रियात्मक अनुसंधान में। साथियों, शिक्षा में प्रयोग करने का श्रेय इसको जिसे जाता है वो है स्टीफेन एम कोरे, जो कि क्रियात्मक अनुसंधान के जनक भी है। याद रखिएगा इस चीज को, इसके प्रवर्तक भी स्टीफेन एम कोरे ही है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 10वां प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध होता है किससे होता है? छात्रों के माता पिता से होता है, शिक्षकों के पारिवारिक कल्याण से होता है, विद्यालय समस्याओं से होता है और विद्यालय के धनोपार्जन से होता है। तो 10वें प्रश्न में राइट आंसर बताओ। देखो, क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध इनमें से किससे होता है? मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि क्रियात्मक अनुसंधान कहाँ पर किया जाता है? विद्यालय में किया जाता है और यह विद्यालय तक ही सीमित होता है और इसमें विद्यालय की समस्याओं को दूर करने का कार्य किया जाता है। अर्थात क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध इनमें से किससे रहेगा? विद्यालय की समस्याओं से रहेगा। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। साथियों, 11वां प्रश्न है आपके, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए आवश्यक है परिकल्पना निर्माण आवश्यक है, पर्याप्त धन आवश्यक है, पर्याप्त समय आवश्यक है या शिक्षक की ख्याति आवश्यक है? ख्याति का मतलब किससे लिया जाता है? प्रसिद्धि से लिया जाता है साथियों। तो देखो, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए जो आवश्यक है वो किस विकल्प में दे रखा है? 11वें प्रश्न में आपको सही उत्तर का चयन करना है। साथियों, 11वें प्रश्न में देखिए, पर्याप्त धन तो यहाँ बिल्कुल ही गलत आंसर है। अब आपके पास 3 विकल्प बचे, पहला, तीसरा और चौथा। तो राइट आंसर है आपके, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए परिकल्पना निर्माण आवश्यक होता है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 12वां प्रश्न है, शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? व्याख्यान पद्धति के द्वारा संभव है, निगमनात्मक पद्धति के द्वारा संभव है, आगमनात्मक पद्धति के द्वारा संभव है और पाठ्य पुस्तक पद्धति के द्वारा संभव है? तो बताओ प्रश्न नंबर 12 में कौन सा विकल्प आपके सही आंसर है? साथियों, 12वें प्रश्न में देखो,
यहाँ पर जो पहला विकल्प कह रहा है कि व्याख्यान पद्धति के द्वारा संभव है, ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि व्याख्यान पद्धति एक शिक्षक केंद्रित विधि है जिसमें छात्रों की सहभागिता बिल्कुल भी नहीं होती है, वो सिर्फ वहाँ पर श्रोता होते हैं, सुनने वाले। तो ये आपका आंसर नहीं है। पाठ्य पुस्तक और निगमनात्मक भी नहीं, बल्कि साथियों आगमनात्मक पद्धति यहाँ पर जो है वो शिक्षण के दौरान छात्रों की अधिकतम सहभागिता इसके द्वारा संभव हो पाती है, क्योंकि आगमनात्मक पद्धति में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं बच्चों के सामने और बच्चों से उन उदाहरणों के माध्यम से नियम या निष्कर्ष निकलवाए जाते हैं, जो कि बच्चों के द्वारा ही निकाले जाते हैं। अतः तीसरा ही विकल्प आपके प्रश्न 12 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? जानना, समझना, विश्लेषण करना और मूल्यांकन करना। तो ज्ञान संबंधी योग्यता के कुल स्तरों की संख्या होती है 6, जिसमें से उच्चतम मतलब 6वां स्तर पूछा है साथियों, जो कि कौन से विकल्प में दे रखा है? चौथे विकल्प में दे रखा है। मूल्यांकन करना ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर है। फोर्थ विकल्प आपके 13वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। तो 14वां प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णतः की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। कथन किसका है? रूसो का है, जॉन लोक का है, स्वामी विवेकानंद का है या अरस्तु का है? तो यहाँ पर जो बात की जा रही है शिक्षा के बारे में साथियों, तो उसकी ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णतः की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। तो अरस्तु, जॉन लोक या रूसो ने ये परिभाषा नहीं दी है, बल्कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि हमारे अंदर जो साथियों जो चीज़ें होती है, यदि उसको हम पूर्ण रूप से प्राप्त कर लेते हैं, बाहरी रूप से उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो उसको ही क्या कहा जाएगा? शिक्षा। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। तो 15वां प्रश्न है, इच्छाओं का जन्म मस्तिष्क के किस भाग में होता है? चेतन मन में होता है, अचेतन मन में होता है, अर्धचेतन मन में होता है और इनमें से सभी। तो साथियों प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर है, देखिए इच्छाओं का जन्म, हमारे अंदर अनेक इच्छाएं जन्म लेती है और मस्तिष्क को जो 3 भागों में बांटा गया है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो साथियों ये जो हमारे अंदर इच्छाएं होती है, इनका जन्म मस्तिष्क के अचेतन मन में होता है। किस मन में होता है? अचेतन मन में। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 16वें प्रश्न को देख लेते हैं। 16वें प्रश्न को देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 16 है, कितने महीने का बालक कुछ अस्पष्ट व्यंजन ध्वनियां बोलने लग जाता है? 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का और 10 महीने का। तो देखो इनमें से साथियों 10 महीने का तो जो बालक है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट ध्वनियाँ बोलने लग जाता है, लेकिन जो 6 महीने का बालक होता है साथियों, 6 महीने का, यहाँ से आरंभ होता है अस्पष्ट व्यंजन ध्वनियाँ बोलना, जैसे वो मैं शब्द का उच्चारण करना यहीं से लग जाता है। अतः विकल्प नंबर जो आपके 2 है, 6 महीने वाला, यही आपका प्रश्न संख्या 16 में सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो आपके 17वें प्रश्न को देख लेंगे। आपके प्रश्न संख्या 17 है। तो देखो 17वां प्रश्न है, मनुष्य की उत्तेजित अवस्था को कहा जाता है? काम प्रवृत्ति कहा जाता है, क्रंदन कहा जाता है, भय कहा जाता है और संवेग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 17 में राइट आंसर बताइए, कौन सा विकल्प आपका 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा? तो साथियों जो मनुष्य की उत्तेजित अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? संवेग कहा जाता है। अब संवेग को भी मैकडूगल ने कितने प्रकार बताए हैं? 14 प्रकार बताए हैं। संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मैंने पढ़ा रखा आपको ये चीज़। तो विलियम मैकडूगल के द्वारा संवेगात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है और अपने इस सिद्धांत में इन्होंने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? 14 प्रकार के साथियों। देखिएगा इन प्रत्येक संवेगों का संबंध इन्होंने एक मूल प्रत्यय से बताया है, मतलब 14 संवेग है तो मूल प्रत्ययों की संख्या भी कितनी है? 14 ही है। विकल्प नंबर आपका जो 4 है, प्रश्न संख्या जो 17 है, इसका सही आंसर है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 18, किसके अनुसार शेषव अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है? हरलोक के अनुसार, वेलेंटाइन के अनुसार, विलियम मैकडूगल के अनुसार
और सिगमंड फ्राइड के अनुसार। इस क्वेश्चन को 5-7 बार पूछा जा चुका है साथियों, 5-7 बार। सी टेट और जो अन्य राज्य के जो टेट एग्जाम होते हैं उनमें 5-7 बार इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि शेष अवस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको बताना है कि किसके द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 18 में जो आपके सही आंसर है, हरलोक के द्वारा ये कथन कहा गया है कि शेष अवस्था कब से कब तक चलती है? जन्म से लेकर के 2 सप्ताह तक की अवधि ही शेष अवस्था है। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 19वां प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय विकसित किया किसने विकसित किया? अल्फ्रेड बिने ने विकसित किया, रीड ने विकसित किया, टर्मन ने विकसित किया या केटेल ने विकसित किया? तो बुद्धिलब्धि की बात की जा रही है साथियों, जो IQ है उसकी बात की जा रही है। इसका संप्रत्यय जिसके द्वारा विकसित किया गया है वो है टर्मन। किसके द्वारा विकसित किया गया है? टर्मन के द्वारा विकसित किया गया है। थर्ड विकल्प आपके 19वें प्रश्न में सही है। देखो टर्मन ने, इसके पहले एक नाम आता है विलियम स्टर्न का। स्टर्न ने बुद्धिलब्धि के मापन हेतु एक सूत्र दिया था साथियों, बुद्धिलब्धि का मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ये सूत्र इन्होंने दिया था। किसने? विलियम स्टर्न ने। और ये सूत्र दिया था 1912 में। लेकिन इसके बाद में टर्मन ने क्या किया? इसमें इंटू 100 का प्रयोग कर दिया टर्मन ने। किसका? इंटू 100 का, जिसे साथियों 1916 में ये किया था। इसलिए टर्मन आपका जो तीसरा विकल्प है 19वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 20वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 20 है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं तो बुद्धि स्तर में पाए जाते हैं, अभिवृत्ति स्तर में पाए जाते हैं, गतिवाही योग्यता में पाए जाते हैं और इनमें से सभी। तो बताओ प्रश्न नंबर 20 में कौन सा विकल्प सही है? व्यक्तिगत भेद। व्यक्तिगत भेद मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता की बात की जा रही है। बुद्धि स्तर में भी पाई जाती है, क्योंकि अलग अलग जो व्यक्ति होते हैं उनकी जो बुद्धि है साथियों, उनकी जो IQ है वो अलग अलग होती है। तो इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अभिवृत्ति में भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। गतिवाही योग्यता जो होती है साथियों, जो पेशीय कौशल होते हैं उनमें भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। अतः उपरोक्त सभी वाला जो आपके चौथा विकल्प है प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 21, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? पूर्वानुभव आवश्यक है, भाषा आवश्यक है, तर्क आवश्यक है या समस्या आवश्यक है? तो जो चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 21 में करना है साथियों। देखो हम कोई भी जो चिंतन करते हैं, कोई सा भी जो चिंतन हमारे द्वारा किया जाता है, तो साथियों चिंतन कब किया जाता है? जब हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है तब हमारे द्वारा क्या किया जाता है? चिंतन किया जाता है। अगर समस्या ही नहीं है तो हम चिंतन भी नहीं करते हैं। अर्थात विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। तो 22वां प्रश्न, NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर और इनमें से सभी। तो यहाँ दूसरा विकल्प पूर्णतः गलत है, क्योंकि NCF 2005 कभी भी रटने पर बल नहीं देता है, बल्कि तो ये तो NCF 2005 तो रटंत जो प्रणाली है इसको बंद करवाने पर बल देता है। करके सीखने पर या समस्या हल करने पर? तो साथियों प्रश्न नंबर 22 में जो सही आंसर है NCF 2005 किस पर बल देता है? करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर यह बल देता है। विकल्प 1 आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 23वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न संख्या 23। साथियों 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव और अधिगम अनुभव। तो इनमें से जो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 23 में करना है। तो बताओ साथियों कौन सा विकल्प आपके 23वें प्रश्न का सही उत्तर होगा? तो देखो यहाँ पर शैक्षिक उद्देश्य भी मूल्यांकन के त्रिकोण में आता है, मूल्यांकन भी आता है, अधिगम के अनुभव भी आता है, लेकिन शिक्षण के जो अनुभव होते हैं ये मूल्यांकन के त्रिकोण में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। अतः 23वें प्रश्न में साथियों आपके तीसरा ही विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 24, रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है। बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए बच्चों में, प्रतिभाशाली बच्चों में, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों में और इनमें से कोई नहीं।
तो बताओ प्रश्न नंबर 24 में कौन सा विकल्प सही है। अमूर्तमान प्रत्यय का मतलब वह प्रत्यय जो अमूर्त हो, मतलब जिनका कोई भी मूर्त रूप न हो, जो दिखाई नहीं देते हैं साथियों, जो जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, वो प्रत्यय कहलाते हैं अमूर्तमान। तो इनको ग्रहण करने की जो योग्यता है दिए गए विकल्पों में से प्रतिभाशाली बालक में होती है। किसमें होती है? प्रतिभाशाली बालक में। सेकंड विकल्प आपके 24 का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आएंगे। तो 25वां प्रश्न, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि कहलाएंगे, रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाएंगे, व्यक्तिगत विधि कहेंगे, या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर बताओ। जो हमारे अंदर तनाव उत्पन्न होता है, इसको कम करने का जो अप्रत्यक्ष ढंग होता है साथियों, इसको रक्षात्मक यांत्रिकता या समायोजन की साथियों अप्रत्यक्ष विधियों के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 25 का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 26वां प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 26 है आपके, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करना है साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं को आप वापस यहाँ से हटा दीजिए। अब आपके सामने सिर्फ 3 विकल्प बच रहे साथियों। मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में किस आईक्यू वाले बालक को रखा जाता है? 26वें प्रश्न में जो आपके सही आंसर है साथियों, 80 से 100 के बीच में मानसिक न्यूनता ग्रसित नहीं आएगा। 70 से ऊपर तो कितना भी हो सकता है, अर्थात 70 से कम जिनकी आईक्यू होती है, इन बालकों को आप मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रख सकते हो। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 27वें प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 27 है आपके, ये देखिएगा 27वें प्रश्न को, मस्तिष्क का सर्वाधिक सक्रिय भाग है। कौन सा सक्रिय भाग सर्वाधिक सक्रिय है? तो सचेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, और इनमें से कोई नहीं। साथियों सर्वाधिक निष्क्रिय भाग हमारा अचेतन मन होता है। कौन सा मन होता है? हमारा अचेतन मन होता है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है सर्वाधिक सक्रिय की, तो सर्वाधिक सक्रिय इनमें से कौन सा है? सचेतन मन, जिसको चेतन मन के नाम से भी जाना जाता है। क्या इस नाम से जाना जाता है? चेतन मन के नाम से भी इसको जाना जाता है। विकल्प 1 आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो आपके 28वां प्रश्न, सही सुमेलित नहीं है। इच्छाओं की जननी अचेतन मन, दमित इच्छाओं का भंडार गृह चेतन मन, समाज मिति विधि नॉमिनेटिंग टेक्निक, और प्रश्नावली विधि के प्रकार 4। तो साथियों यहाँ पर देखिए, जो सही सुमेलित नहीं है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 28 में करना है। 28वें प्रश्न में राइट आंसर बताइए। देखो प्रश्नावली विधि के 4 प्रकार ही होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं साथियों। समाज मिति विधि में नॉमिनेटिंग टेक्निक भी इसको कहा जाता है। इच्छाओं की जननी, मतलब जहाँ पर इच्छाओं का जन्म होता है उसको अचेतन मन में इच्छाओं का जन्म होता है, ठीक है। लेकिन दमित इच्छाओं का भंडार गृह क्या है? चेतन मन। जी नहीं, दमित इच्छाओं का भंडार गृह चेतन मन नहीं है, बल्कि दमित इच्छाओं का भंडार भी क्या है साथियों? अचेतन मन। जो हमारे अंदर इच्छाएं दब चुकी है साथियों, तो वो कहाँ पर चली जाती है? अचेतन मन में चली जाती है। विकल्प आपके 2 जो है ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए यही आपका 28वें प्रश्न में सही उत्तर है। अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए करो। देखो मैंने एक चीज़ देखी है कि भाई टोटल जो वॉच होते हैं, टोटल जो व्यूज़ होते हैं, उसमें से 50% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो ऐसा मत किया करो यार आप, क्योंकि इतनी मेहनत की जा रही है तो आपको सिर्फ बटन ही दबाना, इतना तो आप कर सकते हो। चलिए 29वें प्रश्न को देख लेंगे, जो कि सेकंड लास्ट प्रश्न है। वुडवर्थ के अनुसार विकास है, वंशानुक्रम व वातावरण का जोड़ है, जीन की सक्रियता से होने वाला परिणाम है, गुणसूत्र का विकसित रूप है, या वंशानुक्रम व वातावरण का एक गुणनफल, या वंशानुक्रम या वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तो वुडवर्थ के अनुसार आपको क्या बताना है साथियों? विकास बताना है कि विकास क्या है। तो विकास का अर्थ लिया जाता है वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल साथियों। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेंगे। कमेंट करके जाना 30 में से आपने कितने प्रश्न हल किए हैं, और किसी प्रश्न में त्रुटि लगती है तो भी कमेंट करके जरूर जाए साथियों। अंतिम और 30वां प्रश्न,
मनुष्य के गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य कौन करते हैं? गुणसूत्र करते हैं, जीन करते हैं, या फिर मस्तिष्क करता है, या उपार्जित गुण करते हैं? तो साथियों प्रश्न नंबर 30 में राइट आंसर बताइए। मनुष्यों के गुणों को, जो गुण होते हैं मनुष्यों में, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का कार्य जिसके द्वारा किया जाता है वो होते हैं जीन। क्या होते हैं साथियों? जीन होते हैं। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर है। तो ये कंप्लीट पेपर हुआ आपके पेपर नंबर जो आपके 72 था, कंप्लीट हो चुका है। 72 72 टेस्ट ले चुका हूँ। 3000 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ सीरीज है साथियों। अब आपके 28 टेस्ट आना और बाकी है। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।